डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स यूनिट 5, जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारितंत्र। आज हम आपको इस लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर पढ़ाएंगे। ये हमारा 20वां लेक्चर है इंट्रोडक्शन वीडियो को छोड़कर, और इसी के साथ आपका पूरा बायोलॉजी जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं पहले प्रश्न पर। जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है? जैव विविधता के क्षति के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालें। जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र निहित हैं, जिसमें जीवों के विभिन्न प्रजाति के संपूर्ण रेंज की विविधता और जीन्स निहित है, जो विभिन्न जलवायु में अनुकूलित होते हैं। प्रजाति विविधता किसी प्रजाति के वैरायटी की संख्या एवं रिचनेस को किसी क्षेत्र में दर्शाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रजाति की संख्या को स्पेसीज रिचनेस कहते हैं। प्रजाति विविधता पारिस्थितिक तंत्र को अस्थायित्व प्रदान करती है। यह उत्पादकता के उच्च स्तर और स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में भाग लेता है। जैव विविधता के ह्रास के कारण जो हैं वो हैं अत्यधिक शोषण, बाहरी जातियों का आक्रमण और सह अस्तित्व, जिसको हम लोग सह विलुप्तता भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले उच्च तरंग विकिरण, जो इंफ्रारेड विकिरण के रूप में होती है, इन गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी कि कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इन गैसों के अणु तापीय ऊर्जा को पृथ्वी की सतह पर भेजते रहते हैं, जिससे पृथ्वी लगातार गर्म हो जाती है। यह चक्र बार बार चलता रहता है। इससे समस्त पृथ्वी का औसत तापक्रम बढ़ने की ओर अग्रसर है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हरित गृह गैसों के द्वारा पूरे संसार में औसत तापक्रम का बढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय हैं कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके हरित गृह गैस के प्रवाह को रोका जाए तथा ऊर्जा के अन्य विकल्पों का प्रयोग किया जाए। वन उन्मूलन को कम करने तथा वनस्पतियों का क्षेत्र बढ़ाया जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो सके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रतिस्थापन किया जाए, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर दूसरे चीज़ का प्रयोग किया जाए जो वातावरण के लिए नुकसानदायक न हो। आगे बढ़ते हैं। एक और कारण है, एक और उपाय है, नाइट्रोजन जनित खादों का कम से कम प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल पादपों और प्राणियों का अनुकूलन बताएं। अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है और उनके रंध्र जो होते हैं गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। यानी कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मोटी होती है। उनके पत्तियों पर जो है स्टोमेटा छिद्र गहरे गर्त के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं। कुछ मरुस्थलीय पादपों जैसे नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां होती ही नहीं है, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा
अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम है। इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता भी है, जिससे उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के लिए जल के न्यूनतम आयतन को काम में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पवित्र उपवन या निकुंज क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन के वैसे भूभाग हैं जहाँ प्रत्येक वृक्ष एवं वन जीव को सुरक्षा दिया जाता है। संकटग्रस्त और अनूठे पौधों के ये बचे हुए शरणार्थी हैं। ये मेघालय के खासी एवं जैतिया पहाड़ियों में, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों तथा मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मानवों के नुकसान से रहित वनों के भाग हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र का वर्णन करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड चक्र जो है, कार्बन चक्र उसी को कहते हैं। सजीवों के शरीर में लगभग 19% भाग कार्बनिक पदार्थों का होता है। कार्बन का मुख्य स्रोत है वायुमंडल, समुद्र, कार्बोनेट चट्टान, कोल, कोयला तथा पेट्रोलियम। उत्पादक CO2 को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा इसे कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर संचित कर लेता है। कुछ CO2 रसायन संश्लेषी जीवाणु और समुद्री जीवों द्वारा भी सीधे स्थिर कर दिया जाता है। उत्पादक से कार्बन उपभोक्ता में पहुँचता है। यहाँ उत्पादक और उपभोक्ता के मरने के बाद अपघटक इन्हें कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। फलतः कार्बन CO2 के रूप में पुनः वायुमंडल में चला जाता है और जीवों की श्वसन प्रक्रिया और ईंधन के दहन के द्वारा पहुंचता है। ईंधन में पेट्रोलियम, कोयला तथा मृत पादप शरीर का उपयोग होता है। यह क्रिया क्रम से लगातार चलती रहती है, जिसे हम कार्बन चक्र या कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहते हैं। इसको आप चाहें तो रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जो है वह रेखा चित्र देख रहे हैं। ये देखिए, वायुमंडल में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधों में कार्बनिक पदार्थ में बदल गया और वायुमंडल में जो है ये जल के साथ CO2 मिलता है तो प्रकाश कार्बोनेट का निर्माण करता है। कार्बोनेट आपको चूना पत्थर के रूप में बदल जाता है। और ये देखिए, जब ये पौधों के माध्यम से, कुछ तो पौधों के सड़ने गलने से जो है सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल कर चला जाता है। कुछ भाग आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक यौगिक में चला आता है और इन जंतुओं से पुनः जो है ये वायुमंडल में चला जाता है। तीसरा तरीका है कि ये पौधे वर्षों तक चट्टान के रूप में नीचे धरती में दबे रहते हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम का ही निर्माण करते हैं। इनके दहन से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये वायुमंडल को चला जाता है। जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक कार्बोनेट के रूप में भी बदलता है और इस तरह से यह प्रकृति में वर्तमान रहता है। उम्मीद है कि आप इस चित्र के माध्यम से कार्बन चक्र को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के सभी अवयवों का वर्णन करें। तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अवयवों को हम लोग पारिस्थितिकी कारक के नाम से जानते हैं। पर्यावरण का प्रत्येक भाग, पदार्थ या अवस्था को ही पारिस्थितिक कारक कहा जाता है। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अजैव कारक और जैव कारक। अजैव कारक में जैव समुदाय शामिल नहीं होते हैं। इनका निर्माण जो होता है अजैव पदार्थों से होता है। जैसे क्लाइमेट फैक्टर होते हैं, इसमें प्रकाश, तापक्रम, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस, वायु,
इत्यादि कारक शामिल हैं। दूसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर, इस अक्षांश, ये ढाल जमीन का उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। एडाफिक फैक्टर होते हैं, इसमें मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी के गुण, ये सब चीज़ शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैव कारक पर विचार करेंगे तो इनका निर्माण सजीव पदार्थों से होता है, जिन्हें 3 भागों में बांटते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक स्वपोषी जीव जैसे सभी हरे पौधे होते हैं। उपभोक्ता में शाकाहारी और मांसाहारी जंतु आते हैं, और अपघटक में सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे कवक, फफूंदी, जीवाणु, ये सब होते हैं जो मृत जीव शरीरों का अपघटन करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। मृदु जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संक्षिप्त विवरण दे। यह एक तरल का छोटा परंतु सेल्फ सस्टेन जलीय पारितंत्र है जो सभी घटक को प्रदर्शित करता है। इसमें अजैविक तथा जैविक दोनों तरह के अवयव पाए जाते हैं। अजैविक अवयव में इसका माध्यम छिछला जल निकाय होता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों ही तरह के पदार्थ जल में घुलित होते हैं। अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ घुलित मृदा जल की पेंदी पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। जल प्रवाह द्वारा ऐसे पदार्थ बहकर तालाब में चले जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स यानी अपघटक आते हैं। उत्पादक के तौर पर फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। उपभोक्ता के रूप में जूप्लैंक्टन आते हैं। स्वतंत्र तैरने वाला तथा पेंदी में रहने वाले जीव आते हैं। कुछ पक्षी भी तालाब में मछली खाने के लिए आते हैं। अपघटक प्रायः तालाब की पेंदी में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तालाब में पाए जाने वाले सभी हरे पौधे जैसे हाइड्रिला, पोटोमेजिटॉन, मार्सिलिया, रेनकुलस तथा विभिन्न प्रकार के पलवक शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा, वॉलवक्स, यूलोथिक्स, नॉस्टोक आदि उत्पादकों के उदाहरण हैं। ये सभी उत्पादक हरित लवक, CO2 तथा जल की सहायता से और ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ बनाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? इसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। वायु के संघटन में यदि अवांछित तत्व या यौगिक उपस्थित हो जाए जो कि मनुष्य, अन्य जानवरों, पादपों और भवनों को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग वायु प्रदूषक तथा प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव यह है कि मनुष्य और दूसरे जानवरों के श्वसन हेतु हवा जरूरी है। इनके प्रदूषित हो जाने से मनुष्य और दूसरे जानवरों को श्वसन के कई रोग हो जाने की संभावना रहती है। वायु प्रदूषण में मौजूद SO2 गैस जो है उसके कारण अम्ल वर्षा होती है जो भवनों, इमारतों, पौधों, कई चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचाती है। तालाब क्या है? किसी तालाब के पारिस्थितिक अवयवों का वर्णन करें। तालाब स्थिर स्वच्छ जल का एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके घटक है अजैविक घटक जिसमें वायु प्रवाह, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश अवधि, जल में घुलनशील रसायन ये सब आते हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये 3 आते हैं। जलीय प्लैंक्टन, पादप व जंतु दोनों ये होता है। जलीय पौधे जैसे निम्फिया, हाइड्रिला, पिस्टिया होता है। उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव होते हैं जैसे छोटी मछली, बड़ी मछली, कीट, घोंघा, केकड़ा, प्राउन, उभयचर, कछुआ इत्यादि। अपघटक में जीवाणु और कवक जो पेंदी पर पाए जाते हैं। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक उपभोक्ता की ओर होता है और दोनों के नष्ट हो रहे भागों को या इसके मृत शरीर को अपघटक अपना आहार बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जलीय जीवों
यानी कि इसमें पौधा और जंतु दोनों का अनुकूलन बताना है। आइए विचार करते हैं, पहले अनुकूलन क्या है समझते हैं। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ किसी जीव द्वारा एडजस्टमेंट जो उसके उत्तरजीवता को बढ़ाता है अनुकूलन कहते हैं। हाइलाइट्स वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण जीवों में होने वाले रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन को हम लोग अनुकूलन के नाम से जानते हैं। विचार करते हैं जलीय पौधों के अनुकूलन पर। तो जलीय पौधों में जड़ें या तो अनुपस्थित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं। तना इनका स्पंजी होता है, पत्तियां चौड़ी होती है और उन पर तैलीय परत पाई जाती है। जलीय जीवों के अगर अनुकूलन पर विचार करें तो उनका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब नौकाकार होता है जो उन्हें जल में तैरने में, जल में से इधर उधर घूमने में मदद करता है। त्वचा पर सल्क पाया जाता है ताकि उनका त्वचा जो है जल में ज़्यादा देर रहने से खराब ना हो। और सांस लेने के लिए गिल्स या गल्फर पाया जाता है ताकि ये जल के अंदर घुलनशील ऑक्सीजन को जो है वह ग्रहण कर सके। आगे बढ़ते हैं, बारी है अगले प्रश्न की। आबादी पर पड़ने वाले जलवायु संबंधी कारकों का वर्णन करें। तो पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण, घनत्व और वृद्धि को अनेक कारकों से प्रभावित किया है। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी कारक इस प्रकार हैं। पहला है जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसपास से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौका संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। अगला है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसके कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की बात करते हैं। अधिक वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्यसागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे। मृदा की बात करेंगे। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती हैं और सालों भर अधिक पैदावार होती है। एक और नया प्रश्न लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण की युक्तियों का संक्षिप्त विवरण दें। जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप व सूक्ष्म जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करने से जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित हो जाते हैं। एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। यह 100 स्थाने यानी कि इन सिटू संरक्षण कहलाता है। इसी प्रकार जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता को हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं स्वस्थानीय संरक्षण की। विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए भी बहुत से देश अपनी जैविक संपदा के संरक्षण को व्यवहारिक नहीं समझते हैं। भूमंडलीय स्तर पर इस समस्या की ओर कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे। तत्पश्चात की सूची में 9 हॉट स्पॉट और सम्मिलित किए गए। संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। भारत में पारिस्थितिक के जैव विविधता सम्मिलित क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य, जीव मंडल आरक्षितों जिसको बायोस्फीयर के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करते हैं। इस संरक्षण में संकटोत्पन्न
पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित हैं। आजकल संकट उत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित व जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परिरक्षण तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों को पात्रे निषेचित किया जा सकता है। सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिनमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न है, आहार जाल क्या है? उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। जैसे घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की करिया घास और अन्य पौधे मेढक, गिरगिट, बाज पक्षी तथा खरगोश है। बाज पक्षी घास खाने वाले कीटों को भी खा सकता है और साथ साथ कीटों को खाने वाले मेढक या गिरगिट को भी खा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी सारी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जाल की तरह जुड़ी रहती हैं। आपस में जुड़ी हुई ऐसी आहार श्रृंखलाएं आहार जाल का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, आपके लिए जो है हमने एक आहार श्रृंखला को चित्र के रूप में दर्शाया है। आप देख रहे हैं कि एक पक्षी जो है बाज, वह कई आहार श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे चूहा घास को खाया, चूहा को सांप खाया और सांप को बाज खा लिया। खरगोश घास को खाया और खरगोश को बाज खा गया। खरगोश जो है वह छोटे आप देख रहे हैं, छोटा कीड़ा जो है वह, जिसको ग्रास हॉपर कहते हैं, ये घास को खाया। घास को जो है लिजार्ड खा गया और लिजार्ड को जो है वो बाज खा गया। इस तरह से आप देखते हैं कि एक बाज कई जो है आहार श्रृंखला से जुड़ा है और ये बाज जो है एक आहार जाल का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसका पारितंत्र में क्या महत्व है? जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालें। तो जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ है जैव संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता। दूसरे शब्दों में, विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विविधता और उनके जीन में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के 3 घटक हैं: आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। एक जाति आनुवंशिक स्तर पर उतने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शा सकती है। भारतवर्ष में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान होते हैं। जातीय स्तर की भिन्नता जातीय विविधता कहलाती है, जबकि पारितंत्र स्तर पर भिन्नता पारिस्थितिकीय विविधता कहलाती है। पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता मानव जीवन के लिए प्राण आधार है। जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वह पारितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। एक स्थिर जैव समुदाय की उत्पादकता में
साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। पॉल एहरलिख के विरोध पोपर परिकल्पना से यह साबित हो चुका है कि किसी भी पारितंत्र की मुख्य जातियों के विलुप्त होने से उस पारितंत्र की स्थिरता प्रभावित होती है। जैव विविधता की क्षति के जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। आवासीय क्षति या विखंडन, मानव क्रियाकलापों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में तेजी से कमी आ रही है, जिससे उनमें वास करने वाली असंख्य जातियां विलुप्त हो रही है। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से जैव आवास खंडित हो रहा है, जिससे जातियां नष्ट हो रही हैं। अतिदोहन तब मानव के लालच का प्रतिफल अतिदोहन है। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य प्राकृतिक संपदाओं का अतिदोहन कर रहा है, जिससे व्यावसायिक महत्व की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं अथवा विलुप्त होने के कगार पर हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण। किसी भी पारितंत्र में अनजाने में अथवा जानबूझकर किसी विदेशी जाति के समायोजन से स्थानिक जातियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं तथा विदेशी जातियों का आक्रमण उनमें विलुप्त होने का मुख्य कारण बनता है। सहविलुप्तता, तो जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु और पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। सहकारिता द्वारा जीवन यापन करने वाले एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे। जीवों के बीच सकारात्मक और नकारात्मक जनसंख्या अंतर क्रियाएं क्या हैं? उदाहरण के द्वारा व्याख्या करें। तो जब किसी आबादी की दूसरी किसी आबादी की पारस्परिक क्रियाओं से आबादी या जीवों की वृद्धि हो तो इसे सकारात्मक अंतर क्रिया कहते हैं। इसके विपरीत विभिन्न आबादी या जीवों में पारस्परिक क्रिया से आबादी या जीव में कमी आती है तो इसे नकारात्मक अंतर क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे सकारात्मक अंतर क्रिया की। इसमें सहजीविता आता है। सहभोजिता दो वैसे जीवों का संबंध होता है जिसमें एक लाभान्वित होता है जबकि दूसरा लगभग अप्रभावित रहता है, अर्थात इसे न तो लाभ होता है न हानि होती है। जिस प्राणी को लाभ होता है उसे सहभोजक जबकि दूसरे को पोषक कहते हैं। जैसे पाइलोट फिश स्वतंत्र रूप से शार्क के साथ साथ तैरती है तथा शार्क मछली द्वारा छोड़े हुए भोजन के टुकड़ों को अपने आहार के रूप में प्राप्त करती है। सहकारिता जीवों के बीच दो जातियों के बीच पारस्परिक लाभ के लिए सहजीवन होता है। जैसे पौधों में अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णता के लिए जीव सहायता करते हैं। उच्च कोटि पादप की जड़ों में कवक मूल साहचर्य का उदाहरण है। कवक मूल मृदा से पोषक तत्व अवशोषण में सहायता है तो बदले में पादप ऊर्जा उत्पादक कार्बोहाइड्रेट कवक को प्रदान करते हैं। नकारात्मक अंतर क्रियाएं ऐसी क्रियाओं में एक को या दोनों को नुकसान होता है। जैसे अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो समान रूप से बड़े पौधों पर वृद्धि करता है। इसी प्रकार परपोषी जीव जंतु शरीर के विभिन्न भागों जैसे यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, आरबीसी आदि पर रहते हैं तथा आश्रित जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ परभक्षी पौधे जैसे नेपेथिन्स, ड्रोसेरा आदि कीट भक्षीय होते हैं। ओजोन अवक्षय से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों को बताएं। तो धरातल से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी विकिरण का 95 से 99% भाग अवशोषित करके पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा करती है। ओजोन परत ऊपरी स्तर की ओजोन समताप मंडल में एक मोटी परत के रूप में है जो पृथ्वी के जीवधारियों को यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर की मोटाई में भारी कमी का पता लगाया है। इसका कारण मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वायुमंडल में मुक्त CFC प्रकाश ऊर्जा द्वारा विघटित होकर परमाणु क्लोरीन बनाती है।
जो अत्यधिक क्रियाशील होती है। यह क्लोरीन उत्प्रेरक का कार्य करती हुई ओजोन को विघटित कर देती है तथा स्वयं अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार उत्प्रेरक का काम करते हुए CFC का प्रत्येक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को विघटित कर सकता है। पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से DNA क्षतिग्रस्त हो जाती है और उत्परिवर्तन हो सकता है। इसके कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और विविध प्रकार के त्वचा रोग या कैंसर हो सकता है। 3 पारिस्थितिक पिरामिडों के बारे में सोदाहरण वर्णन करें। पारिस्थितिक पिरामिड साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं: संख्या का पिरामिड, जय मात्रा का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा तथा जय मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या एवं जय मात्रा अधिक होती है, अर्थात शाकाहारियों की संख्या और जय मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। ये आप चित्र में पारिस्थितिक पिरामिड और संख्या पिरामिड को देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये जो है इनकी आकृति और संरचना होती है। अब हम बात करेंगे संख्या के पिरामिड की। उत्पादक और प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बीच संख्या के आधार पर जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम लोग संख्या का पिरामिड कहते हैं। जय मात्रा का पिरामिड, तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का जीवभार सबसे अधिक है, जबकि उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता का जीवभार सबसे कम है, अर्थात पिरामिड सीधा बनेगा। जबकि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक जैसे शैवाल का जीवभार सबसे कम होगा और अंतिम श्रेणी के उपभोक्ता का जीवभार सबसे अधिक होगा और पिरामिड उल्टा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड, उत्पादक सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित कर उसे भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। खाद्य श्रृंखला में इस ऊर्जा की मात्रा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से लेकर अंतिम श्रेणी के उपभोक्ता तक कम हो जाती है। अतः तालाब, वन तथा घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में यह पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। ये देखिए ऊर्जा का पिरामिड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और अब हम आपको मॉडल सेट की जानकारी देंगे। तो फिर हमारी मुलाकात मॉडल सेट के माध्यम से बायोलॉजी के RPC में होगी। तब तक आपको थैंक यू, धन्यवाद।